सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। बर्ट्रैंड रसल। इससे पहले कि हम इस बात पर चर्चा करें, हमें इस संबंध में कुछ धारणा बनानी चाहिए कि हम किस तरह के प्रभाव को मानव जाति के लिए मदद के रूप में देखते हैं। क्या मानव जाति की मदद तब की जाती है जब वे संख्या में अधिक हो जाते हैं, या जब वे जानवरों की तुलना में थोड़े सभ्य हो जाते हैं, या जब वे खुश हो जाते हैं, या जब वे अनुभवों की ढेरों विविधता का आनंद लेना सीख जाते हैं, या जब उन्हें और ज्ञान हो जाता है, या जब वे एक दूसरे के प्रति अधिक दोस्ताना संबंध रखने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये सभी चीजें मानव जाति की मदद करने की हमारी अवधारणा में आती है, और मैं उनके बारे में एक मूल शब्द कहूंगा। इस बात में कोई शक नहीं कि जिन विचारों ने मानव जाति की मदद की है, उनमें सबसे पहले संख्या है। अवश्य ही एक ऐसा समय रहा होगा जब होमो सेपियंस एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति रही होगी, जो जंगलों और गुफाओं में दर-बदर भटकती रही होगी, जो विशालकाय जंगली जानवरों से डरती रही होगी, तथा जिसे पोषण में कठिनाई होती रही होगी। इस दौरान उसकी बुद्धिमत्ता का जैविक लाभ जो उसके अंदर था, और जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना था, उसने अपने अपंगता के लंबे दौर की कमियों को बमुश्किल ही दूर करना शुरू किया, क्योंकि बंदरों की तुलना में वह कम फुर्तीले थे, और ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर रोंआ भी नहीं था। उन दिनों मनुष्यों की संख्या अवश्य ही बहुत कम रही होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरी जिंदगी अपने तकनीकी कौशल से अपनी कुल जनसंख्या को बढ़ाना था। मेरा मतलब यह नहीं है कि यह उनका इरादा था, लेकिन असल में यह प्रभाव था। अगर इसमें खुशी की कोई बात है, तो हमारे लिए यह खुश होने का मौका है। हम भी कुछ मामलों में धीरे-धीरे जानवरों से सभ्य बन गए हैं। मैं विशेष रूप से 2 पहलुओं के बारे में सोचता हूँ। पहला, जो अर्जित किया गया कौशल है। जन्मजात कौशल की तुलना में मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा, भविष्य के बारे में सोचना हमें अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है। इन मामलों में हम निश्चित रूप से जानवरों की तुलना में सभ्य होते गए हैं। जहाँ तक खुशी की बात है, मुझे इसमें संदेह है। यह सच है कि सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में वैसे पक्षी भूख से मर जाते हैं जो प्रवासी नहीं हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में वे इस तबाही का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, या उन्हें याद नहीं रहता कि पिछली सर्दियों में वे मौत के कितने करीब आ गए थे। इंसानों के साथ बात कुछ और ही है। मुझे संदेह है कि वर्तमान सदियों 1946 से 47 के दौरान भूख से मरने वाले पक्षियों का प्रतिशत उतना ही ज़्यादा है जितना कि इस अवधि के दौरान भारत और मध्य यूरोप में भूख से मरने वाले मनुष्यों का प्रतिशत। पर भूख से होने वाली हर इंसान की मौत के पीछे परेशानी का एक लंबा दौर होता है, और वही परेशानियां हमारे पड़ोसियों को भी होती है। हम सिर्फ उन परेशानियों को नहीं झेलते जो हमारे ऊपर आती है, बल्कि हमारी बुद्धि जिससे कहती है कि हमें इससे परेशान होना चाहिए, हम उससे भी परेशान होते हैं। अपनी दूरदर्शिता से अपने अंदर के जुनून पर लगाम लगाकर हम चिंता और थोड़ी खुशी के बदले शारीरिक विनाश से अपने आप को बचा लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जानने वाले विद्वान, भले ही वे कितना अच्छा कमाते हों, उन चूहों के जितना शायद ही खुश हो पाएंगे जो उनके मेज से उनके पलक झपकने भर के दौरान उनके ब्रेड के टुकड़ों को खाकर प्राप्त करते हैं। इस संबंध में इसीलिए मैं नहीं मानता कि कोई प्रगति हुई है। जहाँ तक मनोरंजन की विविधता का प्रश्न है, बात कुछ और ही है। मुझे कुछ शेरों का एक किस्सा याद है, जिन्हें एक सिनेमा हॉल में ले जाया गया और उन्हें पर्दे पर प्राकृतिक रूप से शेरों द्वारा किए जा रहे शिकार को दिखाया गया। लेकिन उनमें से किसी भी शेर को उस दृश्य का आनंद नहीं मिला। न केवल संगीत, कविता एवं विज्ञान, बल्कि फुटबॉल और बेसबॉल और शराब भी जानवरों को आनंद नहीं देते। इसीलिए हमें हमारी बुद्धि ने निश्चित रूप से हमें इस बात के लिए सक्षम बनाया कि हम जानवरों की तुलना में अधिक मनोरंजन कर सकें। लेकिन हमने अपनी उदासी दूर करने के लिए अपनी बुद्धि का फायदा अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ डालकर उठाया। लेकिन मुझे कहा जाएगा कि यह न तो मनुष्यों की बढ़ी हुई संख्या है, और न ही खुशियों की भरमार जो मनुष्य के महत्व को बताते हैं। यह उसके अपने बौद्धिक और नैतिक गुण हैं। यह स्पष्ट है कि हम जानवरों से अधिक ज्ञान रखते हैं, और इस बात को अपनी उपलब्धियों में से एक मान लेना आम बात है। क्या यह वास्तव में एक श्रेष्ठता है? दरअसल यह एक श्रेष्ठता है, पर इस पर संदेह किया जा सकता है। पर किसी भी कीमत पर यह एक ऐसी चीज है जो हमें जानवरों से अलग करती है।
क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत रहना सिखाया है? जवाब आसान है। रॉबिन्स। यह दरअसल चिड़िया की एक प्रजाति है जो इंग्लैंड में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा रखती है। रॉबिन्स एक बुजुर्ग रॉबिन को चोंच की चोट से मौत के घाट उतार देते हैं, जबकि पुरुष एक बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्धावस्था में पेंशन देते हैं। जानवरों की कई प्रजातियों की तुलना में झुंड के भीतर हम एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत होते हैं, लेकिन झुंड के बाहर लोगों के प्रति हम नैतिकता प्रेमियों और धार्मिक शिक्षकों द्वारा के समझाने के बावजूद उतने ही क्रूर होते हैं जितने कि जानवर। और हमारी बुद्धि हमें यह बताती है कि उन्हें झुंड के बाहर भी सम्मान दिया जाए, हालांकि इसे नकार दिया जाता है। एक खूंखार जानवर से भी अधिक क्रूरता से ऐसी आशा की जा सकती है। हालांकि पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता है कि समय के साथ लोगों में और अधिक मानवीय रवैया प्रबल होगा, लेकिन इस समय तक संकेत उतने अनुकूल नहीं हैं। ये सभी अलग-अलग तरह की बातें हमारे दिमाग में आती है जब हमें यह जानना होता है कि विचारों का मुख्य रूप से मानव जाति की मदद करने में क्या योगदान रहा है। जिन विचारों से हमारा संबंध है, उन्हें आमतौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वे जो ज्ञान और तकनीक में योगदान करते हैं, और दूसरा वे जो नैतिकता और राजनीति से संबंधित हैं। मैं तो पहले वाले के साथ खड़ा हूँ, यानी वह जिसका ज्ञान और तकनीक से लेना देना है। इतिहास के शुरू होने से पहले ही सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कदम उठाए जा चुके थे। यह तो मालूम नहीं है कि भाषा किस चरण में शुरू हुई, लेकिन हम यह बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह बहुत धीरे-धीरे शुरू हुई होगी। बिना इसके धीरे-धीरे किए गए आविष्कारों और खोजों को एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता। एक और बड़ा कदम जो हो सकता है भाषा की शुरुआत होने से पहले या उसके बाद आया हो, वह आग का उपयोग था। मुझे लगता है कि यह पहले मुख्य रूप से जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा सोने के समय इस्तेमाल किया जाता था, पर इससे उन्हें गर्मी का भी ठीक-ठाक अनुभव होता था। संभव है कि कभी किसी बच्चे को आग में मांस फेंकने के लिए भी डांटा गया हो, लेकिन जब इसे बाहर निकाला गया होगा, तो यह उन्हें ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा और इस तरह खाना पकाने का यह लंबा इतिहास शुरू हुआ। घरेलू पशुओं खास तौर से गाय और भेड़ को पालतू बनाने से जीवन अधिक सुखद और सुरक्षित हो गया होगा। कुछ मानव विज्ञानियों का एक आकर्षक सिद्धांत है कि घरेलू पशुओं की उपयोगिता की कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन लोगों ने उन जानवरों को पालतू बनाने का प्रयास किया होगा, जिसको उन लोगों के धर्म ने उन्हें पूजना सिखाया होगा। जिन कबीलों ने शेरों और मगरमच्छों की पूजा की वो मर गए, जबकि वे जिनके लिए गाय या भेड़ पवित्र जानवर थे, वे समृद्ध हो गए। मुझे यह वाला सिद्धांत सही लगता है, और सबूतों के पूर्ण अभाव में इसको मानूं या ना मानूं, मैं इस सिद्धांत के साथ खेलने के लिए आज़ाद हूँ। पशुओं को पालतू बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण खेती का आविष्कार था, जिससे हालांकि धर्म में जानलेवा रीति रिवाज आया जो कई शताब्दियों तक चला। बच्चों के जन्म होने से जुड़े रीति रिवाजों में मानव बलि और एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का मांस खाना शामिल था। उनका मानना था कि मोलोक मकई को तब तक बढ़ने में मदद नहीं करेगा जब तक कि उसे बच्चों के खून की बलि नहीं दे दी जाती। इसी तरह की एक मान्यता मैनचेस्टर की इवेंजेलिकल ईसाइयों द्वारा उद्योगवाद के शुरुआती दिनों में अपनाई गई थी, जब उन्होंने 6 साल के बच्चों को दिन में 12 से 14 घंटे काम करने के लिए रखा था, जिसमें उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। अब जाकर उन्हें पता चला है कि बच्चों की बलि चढ़ाए बिना भी अनाज उपज सकता है। कपास से बनी चीज़ों का निर्माण भी किया जा सकता है। अनाज के मामले में यह बात जानने में हजारों साल लग गए। कपास से बनी चीज़ों के मामले में मुश्किल से 1 शताब्दी। इसीलिए शायद दुनिया में प्रगति के कुछ सबूत हैं। प्रागैतिहासिक काल के बड़े आविष्कारों में से अंतिम आविष्कार लेखन की कला थी, जो वास्तव में इतिहास के प्रारंभ होने का आधार था। लेखन कला भाषण की ही तरह धीरे-धीरे विकसित हुई, जो चित्रों के रूप में थी, जिसे संदेश को व्यक्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और यह लेखन कला बोली के जितनी ही पुरानी थी, लेकिन चित्र से लेकर सिलेबल और फिर वहाँ से वर्णमाला तक का विकास बहुत धीमी गति से हुआ। लेखन से जुड़ा चीन में आखिरी कदम तो कभी उठाया ही नहीं गया।